सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली की सभी सखियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा और मंजू द्विवेदी का नमस्कार। नेहा, आज हम अपनी एक ऐसी सखी को सबसे पहले याद कर रहे हैं जिन्होंने हमारे देश में महिला शिक्षा की नींव रखी, है ना। उससे पहले महिलाओं की शिक्षा को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती थी, या फिर यूं कहें कि उसका कोई महत्व नहीं समझा जाता था या मनाही थी। लेकिन देश की पहली महिला शिक्षक, समाज सेविका सावित्रीबाई फूले, जिनको आज हम याद कर रहे हैं, उनकी आज पुण्यतिथि है, तो हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। और उन्होंने नारी मुक्ति आंदोलन की भी वो पहली नेता थी। समाज में जो उस समय बहुत सारी जो कुरीतियां फैली हुई थी उनको समाप्त करने के लिए और उनको समाज से खत्म करने के लिए उन्होंने कई काम ऐसे किए हैं जो बड़े महत्वपूर्ण कदम रहे हैं नारी मुक्ति के क्षेत्र में। तो आज हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। बिल्कुल, और ये काम उन्होंने ऐसा किया जिसकी वजह से ऐसे कह सकते हैं कि अब महिलाएं जो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। एक छोटी सी नींव रखी जाती है, जो एक नया कदम जो शुरू किया जाता है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद सब उसके देखकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं या आगे बढ़ते हैं, लेकिन शुरुआत करना सबसे बड़ी बात होती है। और खुद के लिए ही नहीं, उन्होंने सभी महिलाओं के लिए जो ये शुरुआत की उसके लिए उन्हें नमन तो हम करते हैं। बिल्कुल, और किसी भी क्षेत्र में सबसे पहला कदम बढ़ाना सबसे मुश्किल काम होता है। उसके बाद क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी सी राह आसान होती चली जाती है और पीछे पीछे लोग आते जाते हैं और झुंड इकट्ठा हो जाता है और काम फिर और भी आसान बनता चला जाता है। लेकिन पहला कदम बढ़ाने के लिए बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है, आत्मविश्वास की जरूरत होती है, हौसले की जरूरत होती है। तो ऐसे जो काम महिलाएं करती हैं तो वो हमेशा के लिए हमारी यादों में वो बस जाती है और इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए उनका नाम दर्ज हो जाता है। तो आज हम जो बातें करने वाले हैं उनमें एक और ऐसी महिला के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या बातें करने वाले हैं ये पहले बता दें। बिल्कुल। तो आज हम सखी विशेष में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भोगेश्वरी फुकनानी के बारे में बात करेंगे। CISF का स्थापना दिवस है, इस बारे में भी बात करेंगे। और धूम्रपान निषेध दिवस के उपलक्ष्य में भी हम बातें करेंगे। बिल्कुल। और साथ ही बात करेंगे ज्ञानपीठ श्रृंखला में काव्य संग्रह नाकूतंती की, जो कि कन्नड़ काव्य संग्रह है। बिल्कुल। तो इन सब विषयों पर आज हम थोड़ी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले CISF स्थापना दिवस की हम बात करते हैं। आज केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF का स्थापना दिवस है और ये भारत का एक सुरक्षा बल है जिसे पैरामिलिट्री फोर्स भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 में की गई थी, जिसका मुख्य कार्य सरकारी कारखानों और अन्य सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करना है। जी, और इनका काम में केंद्र सरकार की औद्योगिक परिसरों की निगरानी करना भी आता है। और ये बल जो है देश के अलग अलग महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा के लिए काम करता है। अपने उद्देश्य को पूरा करने के अलावा और भी कई काम करते हैं, जैसे सरकारी और गैर सरकारी जो गोपनीय कार्य होते हैं उनको संरक्षित करते हैं, बंदरगाह और हवाई अड्डों पर सुरक्षा प्रदान करते हैं, आपदा प्रबंधन के कार्यों को पूरा करते हैं, परमाणु संस्थानों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन कामों में लगे हुए हैं। यानी कुल मिला के ऐसे सभी जगहों को सुरक्षा प्रदान करना ये इनका मुख्य कार्य है। और आज 52वां स्थापना दिवस है और इस अवसर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी CISF को बधाई देते हुए कहा है कि CISF साल के 365 दिन देश की सुरक्षा में जुटी रहती है। वैभवशाली भारत के निर्माण में आपका अमूल्य योगदान है और आपदाओं की स्थिति में भी आपका योगदान हमेशा से सराहनीय रहा है। देश में ही नहीं विदेश में भी जब जब मानवता संकट में आई है तब CISF ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। और यहाँ जब सखी सहेली की हम बात करते हैं, महिलाओं की बातें करते हैं, तो हमें ये कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि CISF में महिलाओं की भी बहुत बड़ी भागीदारी है। बड़ी संख्या में महिलाएं इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और कदम से कदम मिला रही हैं, साथ निभा रही हैं, कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं। वैसे नेहा, अब अगर महिलाओं की हम बात करें तो कौन सा क्षेत्र ऐसा रह गया है जो अछूता है, महिलाओं के योगदान के बिना है? अब तो हर
क्षेत्र में भी महिला आगे बढ़ रही है, तो महिलाओं के जज्बे को हमें हमेशा सलाम करना चाहिए। और अब ये जो एक अबला नारी वाली जो एक बात पहले से कही जाती आई है, वो बात अब धीरे धीरे सिमटती जा रही है। ऐसा नहीं है, महिलाएं भी उतनी ही ताकतवर हैं और आत्मविश्वास के साथ जब वो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ती है तो अपना परचम फहराती है और अपना अस्तित्व जो है वो हमेशा वो मनवाती है कि हाँ, हम भी हैं और आधी आबादी जो है वो हमसे ही है। बिल्कुल, जब ठान ले तो कुछ भी करके वो दिखा सकती है। चाहते हो? सुनो, मैं एक चांद हूँ जिसके माथे पे एक दाग है, मेरा दिल जलता हुआ चिराग है। ये मेरी जिंदगी एक पागल हवा, आज इधर कल उधर मैं किसी की नहीं। ये मेरी
तो ये गीत एक तरह से कह सकते हैं कि महिलाओं को बयान कर रहा है कि किस तरह से महिलाएं हो सकती हैं कि अपने गम को छुपा लेती हैं, मुस्कुराती भी हैं और खिलखिलाती भी हैं, गुनगुनाती भी हैं जब भी हो। तो और पागल हवा की तरह जीवन होता है। क्योंकि आमतौर पर वो भागती दौड़ती रहती हैं किसी चीजों के लिए। कई सारे काम होते हैं, मतलब यूं कह सकते हैं कि एक मल्टीटास्किंग एक शब्द है इसके लिए, कि महिलाओं के लिए ये शब्द बिल्कुल सटीक बैठता है कि घर के इतने सारे काम रहते हैं, फिर उसके साथ बाहर के काम, बच्चों को संभालना, पढ़ाई लिखाई, ये वो, तो भागा दौड़ी उनकी चलती ही रहती है। बिल्कुल। तो ये एक बात है। और आज जैसा कि हमने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी क्रांतिकारी भोगेश्वरी फुकनानी के बारे में हम बात करेंगे सखी विशेष के अंतर्गत। तो हम उनके बारे में बताना चाहते हैं कि उन्होंने 70 वर्ष की उम्र में इस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। इनका नाम जैसा कि हमने बताया भोगेश्वरी फुकनानी है। 1885 में भोगेश्वरी फुकनानी असम के नौगांव में जन्मी थी। 2 बेटी और 6 बेटों की मां भोगेश्वरी फुकनानी एक ऐसी गृहिणी थी जो 8 बच्चों और घर की जिम्मेदारी संभालने के साथ साथ देश की क्रांति में भागीदार बनना चाहती थी, है ना। तो ये देखा बिल्कुल मल्टीटास्किंग की हम बात कर रहे थे। देखो ये और ये काम कोई आसान काम नहीं था कि स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना, जहां कई सारी देश की महिलाओं ने जान की बाजी भी लगाई है। तो एक घर के और बच्चों के सारे काम निपटाने के बाद में इस तरह के और भी जो काम होते हैं उनमें भाग लेना, ये सचमुच बहुत एक बड़े दिल को या बड़े जज्बे को बयां करने वाली बात है। और स्वतंत्रता आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें शायद हम कह सकते हैं कि वक्त की सीमा नहीं है कि आपको कितना वक्त अपना देना पड़ेगा, कितना समय देना पड़ेगा, ऐसी कोई सीमा नहीं, क्योंकि वो एक देशभक्ति से प्रेरित होकर आप काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, तो जितना भी वक्त देते हैं वो कम ही लगता है उन्हें। हाँ, और बदले में आपको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा ऐसी कोई भावना की वहां कोई जगह ही नहीं थी। बिल्कुल। बस आपको करना है और देशभक्ति की भावना से करना है, देश के लिए करना है। बाद में क्या परिस्थितियां होंगी इसके बारे में किसी को कोई अंदाजा उस समय नहीं था। और इस काम के लिए उन्होंने कस्बे की महिलाओं का एक संगठन बनाया, महिलाओं को प्रोत्साहित किया कि वो घर की चारदीवारी से बाहर निकले और आंदोलन में शामिल हो। भोगेश्वरी फुकनानी ने भारत छोड़ो आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी। वो बहरमपुर, बाबाजिया और बरपूजिया इलाके में सक्रिय रही, यहाँ तक कि उनके नेतृत्व में उन्होंने एक पार्टी का कार्यालय अंग्रेजों से मुक्त करवाकर उसे पुनः स्थापित कर दिया था। अच्छा, हाँ। और भोगेश्वरी फुकनानी ने 1930 में अहिंसात्मक मार्च में भाग लिया, जिसके कारण उन पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन वो इन बातों से नहीं घबराई, बल्कि लगातार इस तरह के अहिंसात्मक रैली का हिस्सा बनती रही। बल्कि उनके बेटे भी उनके साथ हुआ करते थे। ये जो बात है ना कि उनके बेटे भी उनके साथ हुआ करते थे, ये माँ का दिया हुआ यूं कह सकते हैं कि उनके विचारधारा होती है या फिर उनके संस्कार होते हैं कि जिस वजह से बच्चे भी उसी और उन्मुख होते हैं जिस तरह माँ का रुख होता है। माँ को जिस तरह से हम देखते हैं उस तरह से हम करना चाहते हैं। तो अगर वो इस तरह से देशभक्ति के कार्यों में लगी हैं तो साथ में बच्चे भी अपने आप ही जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। और 1942 में उन्होंने ऐसी ही एक रैली में अपने बेटे के साथ वो शामिल हुई थी और इस रैली के कारण पार्टी कार्यालय अंग्रेजों के अधिकार से छिन गया था। इसी खुशी में उन्होंने सितंबर 1942 में एक और रैली का आयोजन किया और इस रैली में अंग्रेजी सैनिकों ने अचानक हमला बोल दिया और गांव वालों को घेर कर सभी पर प्रहार करने लगे। भोगेश्वरी फुकनानी और उनकी महिला साथी हाथ में झंडा लेकर लगातार अंग्रेजों के सामने खड़े रहे और वंदे मातरम का वो नारा लगाते रहे। और भोगेश्वरी फुकनानी का जोश वहां सभी को उत्साहित करने लगा। ये देखकर उग्र भीड़ को रोकने के लिए अंग्रेजी अफसर ने इन पर और इनकी महिला साथी जो थी उनके हाथ से झंडा छीन लिया और वो दूर जा गिरी। भोगेश्वरी फुकनानी ने अंग्रेज अफसर पर झंडे के डंडे से ही प्रहार करना शुरू कर दिया। घायल होते अफसर ने भोगेश्वरी फुकनानी पर गोलियों की बरसात कर दी और 1942 का सितंबर माह था वो जब ये जो है शहीद हो गई और इनका जो बलिदान है वो देश के लिए हमेशा के लिए उन्हें याद रखा जाएगा। और देश के लिए कुछ कर गुजरने की जो इनकी भावना थी, जो उम्र को उन्होंने नहीं माना, उनके जो डर होता है अगर किसी ने बंदूक रखी है सामने तो उससे एक डर होता है, वो सारे डर को और उम्र की सीमाओं को सबको छोड़कर लांघ कर वो आगे बढ़ी और उन्होंने ये सारा काम किया और एक बलिदान दिया अपने देश के लिए। तो ये जो
उनकी जो सीख है वो कई महिलाओं के लिए बहुत प्रेरणादायक रही और वो सुनहरे अक्षरों में उन्होंने देश प्रेम अपने कह सकते हैं नाम के साथ गुदवाया। असम में उनके नाम पर कई अस्पताल और इंडोर स्टेडियम बनाया गया है और ऐसी वीरांगनाओं को हम नमन कर सकते हैं। बिल्कुल नमन करते हैं हम उन्हें, और उनका किया हुआ जो कार्य है वो हमेशा हमें प्रेरणा देता रहेगा और हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। एक बार फिर हम उन्हें सादर नमन करते हैं। जी। मत रो माता लाल तेरे बहु तेरे, मत रो माता लाल तेरे बहु तेरे, जन्मभूमि के काम आया मैं बड़े भाग है मेरे। मत रो माता लाल तेरे बहु तेरे, मत रो। तेरा मत रो माता लाल तेरे बहु तेरे, मत रो। कल मैं नहीं रहूंगा लेकिन जब होगा अंधियारा, कल मैं नहीं रहूंगा लेकिन जब होगा अंधियारा, तारों में तू देखेगी हंसता एक नया सितारा। मत रो माता लाल तेरे बहु तेरे, मत रो। हिमालय पर जब लहराएगा तिरंगा, मत रो माता लाल तेरे बहु तेरे, जन्मभूमि के काम आया मैं बड़े भाग है मेरे। मत रो माता लाल तेरे बहु तेरे, मत रो। सचमुच नेहा, जिन लोगों का जीवन जन्मभूमि के लिए काम आता है उनके यूं कह सकते हैं कि भाग्य बड़े ही होते हैं, क्योंकि जन्मभूमि के लिए कुछ करने का अवसर बार बार नहीं मिलता है, और अगर अवसर जब मिलता है तो उसके लिए हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, है ना? क्योंकि देश से बड़ी और कोई चीज़ नहीं होती है। देश से हम होते हैं। देश अगर सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, और देश में सब कुछ ठीक है तो हम ठीक हैं। इसके लिए हमेशा हमें ये प्रयास करना चाहिए कि सब कुछ ठीक रहे, और उसमें अगर कुछ योगदान देने की बात आए तो हमें हमेशा से उसके लिए भी तैयार रहना ही चाहिए। हमारे कुछ कर्तव्य भी होते हैं, उनका भी अगर हम पालन करें, सीधे सीधे जाकर हम अगर मान लीजिए सीमा पर जाकर हमारी लड़ाई करने का हमारा उतनी योग्यता नहीं हमारे अंदर, अगर तो हमारे कुछ नागरिक कर्तव्य होते हैं उनका पालन करें, साफ सफाई की व्यवस्था ही कर लें अगर हम देश में, तो भी हमारे लिए काफी, हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं ऐसा हम मान सकते हैं। बिल्कुल। अब जैसा कि हमने कहा था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार श्रृंखला की प्रत्येक बुधवार के दिन हम बात करते हैं, तो आज काव्य संग्रह नाकूतंती की हम बात करेंगे। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार श्रृंखला में कन्नड़
काव्य संग्रह नाकुतंती की बात जो हमने कहा है कि हम करने वाले हैं। और नाकुतंती कन्नड़ लेखक दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे का काव्य संग्रह है। इस काव्य संग्रह के बारे में बताने से पहले कुछ जानकारी दे देते हैं आपको। इसके लेखक पद्मश्री दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे के विषय में, जिन्हें दा.रा. बेंद्रे के नाम से जाना जाता है। यानी कि पूरा नाम तो है इनका दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे, लेकिन इन्हें अक्सर जब भी बात होती है तो या लिखने में जब आता है तो दा.रा. बेंद्रे के नाम से इन्हें संबोधित किया जाता है। 31 जनवरी 1896 को ये कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था, कर्नाटक के धारवाड़ जिले में। और एक महाराष्ट्रीयन परिवार में इनका जन्म हुआ। इन पर मराठी साहित्य का भी काफी असर पड़ा। लेकिन बाद में श्री अरविंदो के संसार को उन्होंने 4 तत्वों में विभाजित किया था, श्री अरविंदो ने। और इस तरीके ने उन्हें प्रभावित किया, दा.रा. बेंद्रे को। और उनके मन में इस संसार और जीवन को लेकर 4 की संख्या ने घर कर लिया एक तरह से। और जिसके बाद ही उन्होंने उनके काव्य संग्रह नाकुतंती की उन्होंने रचना की, जिसके बारे में हम बातें करने वाले हैं। बिल्कुल। दा.रा. बेंद्रे के साहित्य रचना को अलग अलग तरह से देखा गया। जहां शुरुआती दौर में वो काफी आविष्कारक कदम उठाते रहे, वहीं बाद में वो सधे हुए तरीके से गहन विचार आसानी से कलमबद्ध करने लगे। उनकी कुछ बेहद चर्चित रचनाओं में शामिल है अंबिका तनिया दत्ता, जिसे लेकर कई आलोचकों और लेखकों ने समीक्षा दी और दा.रा. बेंद्रे के लेखन ने उनका दिल जीत लिया। जी, कई सम्मानित पुरस्कारों से वो सज्जित भी हुए और उन्हें कन्नड़ काव्य क्षेत्र में एक अलग ही स्थान प्राप्त है। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि कन्नड़ साहित्य में उनके समान काव्य रचना आज तक किसी ने की ही नहीं है। उन्हें कर्नाटक के काव्य कुल तिलक कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि दा.रा. बेंद्रे अपनी कलम से कविता नहीं बल्कि चमत्कार की रचना करते हैं। 1978 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ। लेकिन आज हम, जैसा कि हमने कहा है, कि बात करने वाले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त दा.रा. बेंद्रे के काव्य संग्रह नाकुतंती की। और इस शब्द का अर्थ है 4 तार। बिल्कुल। नाकुतंती काव्य संग्रह में कविताएं 4 तार से जुड़ी हुई है। इस कविता में किसी वाद्य के 4 तारों को आधार बनाकर पूरी सृष्टि की रचना का खाका खींचा गया है। ये बताया गया है कि किस तरह इस जीवन और प्रकृति का आधार ये 4 तार है, और इन 4 तारों के सामंजस्य से जब कोई रचना होती है तो वो संसार को बेहतरीन बनाती है। वहीं इन 4 तारों का सामंजस्य न बनना ही आंतरिक और बाहरी कलह का कारण बनता है। और इन 4 तारों को उन्होंने नाम है जो दिया है, नानू, नीनू, आनू और तानू। जिसमें नानू का अर्थ है पुरुष, नीनू का अर्थ है स्त्री, आनू का अर्थ है पुरुष और स्त्री के संयोग से उत्पन्न संतति, और तानू का अर्थ है प्रकृति। तो ये जो कविता है, इस कविता में उन्होंने बताया है कि किस तरह से शारीरिक और मानसिक भावनाएं जब जुड़ती हैं तो और संतति उत्पन्न होती है, तो इससे प्रकृति का चक्र उचित तरह से चलता है। यानी प्रकृति के जो रचनाकार हैं, उन्होंने इन 4 तारों को जोड़कर इस प्रकृति की रचना की है। अगर इनके बीच सामंजस्य और लय बना रहेगा तो एक बेहतरीन संगीत बनता है। लेकिन असामंजस्य की स्थिति होती है तो कलह का कारण बन जाती है। बिल्कुल। और यहाँ तानू यानी कि प्रकृति नानू, नीनू और आनू का पोषण करती है, और किसी वाद्य के तारों की तरह अगर इन्हें खूबसूरती से छेड़ती है ताकि एक बेहतरीन धुन सामने आ सके। इस गहरे अर्थ को जो है कविता के गहरे अर्थ में जो लिखावट है, ये कविता के अंतर्भावों को छूती है। यानी एक जो वाद्य यंत्र होता है जिसमें बहुत सारे तार होते हैं और बड़े सधे हुए तरीके से उन तारों को छेड़ा जाता है, तब जाकर के एक बहुत मीठी प्यारी धुन निकलती है। तो वैसा ही हमारा जीवन होता है। जीवन भी एक वाद्य यंत्र की तरह होता है और उन तारों की तरह होता है कि जिस तरह से कभी उन तारों को हमें तानना पड़ता है, कभी छोड़ना पड़ता है, और किस जगह पर किस उंगली से चोट की जाए या फिर उन्हें ताना जाए ताकि एक मधुर, वैसा ही जीवन होता है कि बहुत सारी चीजें होती है, तो उनको बड़ी समझदारी के साथ हमें उनके साथ में निपटारा करना पड़ता है, उन समस्याओं का या उन बातों का या जो भी चुनौतियां हमारे सामने आती है उनका, और तभी हमारा जीवन भी एक सुंदर संगीत की तरह ही सुंदर बनता है। तो ये कहते हैं कि एक तार जो है उसमें जितना तनाव कितना देना, एक उचित तनाव ना
दिया जाएगा तो अच्छा सुर भी नहीं निकलेगा, और अगर ज्यादा तनाव देते हैं तो तार टूट जाता है। तो एक निश्चित तनाव चाहिए उसमें, ताकि वही स्वर या वही सुर निकले उसमें और अच्छी तरह से एक संगीत की रचना हो सके। हाँ, तो ये जीवन और संगीत का एक तरीके से तालमेल किस तरह से बिठाया जाए, इस बात पर आधारित ये है। तो ये जब हम पढ़ते हैं तो उससे हमें कई जीवन के बारे में शिक्षाएं भी मिलती है कि हालांकि उन्होंने एक संगीत का उदाहरण दिया है, लेकिन बात पूरी जीवन से जुड़ी हुई है, और जीवन हर व्यक्ति का अपना अपना होता है, अपने अपने तरीके से उन्हें जीना पड़ता है, अपने अपने तरीके से ही अपनी परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता है। तो ये बात है कि जब भी हम अपने जो इतने सारे जो ग्रंथ या इतनी सारी किताबें या पुस्तकें जो लिखी गई हैं, तो उन्हें पढ़ने से इस तरह का ज्ञान भी हमें हासिल होता है। बिल्कुल, पढ़ें और गुने कह सकते हैं हम इसे। हाँ, जीवन में उतारें। सावन की परी आई, जुल्फों की घटा लेकर सावन की परी आई। बरसेगी तेरे दिल पर हंस हंस के जो लहराई, बरसेगी तेरे दिल पर हंस हंस के जो लहराई। जुल्फों की घटा लेकर अरमान हजारों है, मचले हुए इस दिल में अरमान हजारों है। सावन की परी आई, बरसेगी तेरे दिल पर हंस हंस के जो लहराई। जुल्फों की घटा लेकर आँखों में बिजली सी चमकती है, आती हो तो आँखों में बिजली सी चमकती है। तेरा दामन छोड़ूं न तेरा दामन, मैं हूँ तेरा सगाई। बरसेगी तेरे दिल पर हंस हंस के जो लहराई, बरसेगी तेरे दिल पर हंस हंस के जो लहराई। जुल्फों की घटा लेकर। तो प्रकृति से संबंधित ये सारी चीजें, और जब अच्छी तरह से सब सामंजस्य बंध जाता है तो मन खुश रहता है। मन खुश रहता है, और प्रकृति जब सुंदर दिखाई देती है, प्रकृति तो हमेशा ही सुंदर होती है, बस नजरिए की बात होती है कि हम किस नजरिए से प्रकृति की ओर देखते हैं। और जब बड़ी यूं कह सकते हैं कि अगर सुंदरता अगर हमें दिखाई देती है तो वो सुंदरता हमारे जीवन में और हमारे मन में भी झलकती हुई साफ दिखाई देती है। तो यूं कहेंगे कि थोड़ा सा समय निकाल करके प्रकृति की तरफ भी निहारिए, उसकी सुंदरता को देखिए, और जिस तरह से एक
हरियाली छाई होती है, फूल खिलते हैं, उन सब सुंदर चीज़ों को देखते हैं तो मन के अंदर भी हरियाली आती है, और जब मन में हरियाली आती है तो घर में भी वैसी ही हरियाली छाई रहती है, यानी कि सुकून बना रहता है। और जब सुकून की बात आती है तो एक ऐसी बात है जो कई बार हमारे घर का, हमारे मन का, हमारे स्वास्थ्य का सुकून छीन लेती है, और वो है धूम्रपान। आज धूम्रपान निषेध दिवस है, तो इस विषय पर हम थोड़ी सी बात करते हैं। बिल्कुल, धूम्रपान निषेध दिवस है तो हमें ये सोचना चाहिए कि धूम्रपान बहुत से व्यक्ति हैं अभी जो हमारे देश में हम देखें या दुनिया भर की बात करें तो बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो धूम्रपान करते हैं। और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष धूम्रपान की जब बातें होती है, मतलब अगर सिर्फ एक व्यक्ति परिवार का कोई धूम्रपान कर रहा है तो उसका असर पूरे परिवार के लोगों पर पड़ता ही है। क्योंकि आपने एक, मान लीजिए, एक धूम्रपान किया तो वो जो धुआं है वो आसपास जितने लोग हैं सबको असर डालेगा, सबके स्वास्थ्य पर असर डालेगा। उसे पैसिव स्मोकिंग कहते हैं उसे, यानी कि वो लोग धूम्रपान तो नहीं कर रहे हैं लेकिन धूम्रपान का जो धुआं है वो चारों ओर घर के अंदर फैला हुआ है, और उसी वातावरण में घर के दूसरे लोग भी सांस ले रहे हैं। और कई बार तो घर में छोटे बच्चे भी होते हैं, लेकिन फिर भी बड़ों को ये बात समझ में नहीं आती और वो घर के अंदर ही बच्चों के सामने ही धूम्रपान करते हैं, और इसका असर बच्चों के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। तो ये बात ठीक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति करता है उसके लिए भी ये बहुत हानिकारक साबित हो सकती है। लंबे समय तक जब वो धूम्रपान करते रहते हैं तो उसका असर उनके फेफड़ों पर पड़ता है। कई बार तो फेफड़ों में कैंसर भी हो जाता है, या कोई और अन्य बीमारी हो जाती है, या श्वास संबंधित और कोई अन्य बीमारियां उन्हें हो जाती है। और उससे होता क्या है कि पूरा जो परिवार होता है उस पर उसका असर होता है। पहली बात तो ये कि जब आप धूम्रपान करते हैं तो बहुत सारे पैसे आपको खर्च करने पड़ते हैं उसके लिए, तो पैसों का नुकसान होता है। कई बार आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद भी घर के व्यक्ति अगर धूम्रपान करते हैं तो पैसों का आर्थिक स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो काफी नुकसान होता है। दूसरा, स्वास्थ्य का नुकसान होता है। तो इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि इससे हमें बचना चाहिए। बिल्कुल। और एक ये भी है कि अगर बच्चे आपको धूम्रपान करते हुए देख रहे हैं तो उनके ऊपर जो धुएं का जो असर पड़ रहा है अप्रत्यक्ष रूप से वो तो पड़ ही रहा है, लेकिन उनके मन पर भी एक असर पड़ रहा है। या तो वो आपको एक, क्योंकि आमतौर पर जो समाज में है वो एक कहा जाता है कि भाई धूम्रपान करना, मद्यपान करना जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है और अच्छा होता नहीं है स्वास्थ्य के लिए वैसे भी। तो बचपन से ये शिक्षा हम देते हैं, स्कूलों में शिक्षा मिलती है, किताबों में ये लिखा है, तो ये पढ़ता जा रहा है बच्चा, और उसके बाद वो अपने घर में ये चीजें जब देखता है तो वो आपके बारे में गलत राय बना सकता है एक तो, या फिर वो अलग जा सकता है, वो आपकी तरह बनने की कोशिश कर सकता है। तो या हो सकता है कि उसके मन में एक उत्सुकता जागेगी, क्योंकि जब बच्चा कुछ देखता है बड़ों को करते हुए तो वो उसी तरह का काम करना चाहता है। तो वो अगर सामने देख रहा है कि हमारे बड़े जो हैं वो धूम्रपान कर रहे हैं, बिल्कुल, तो वो भी जाएगा कि मैं भी करके देखूं एक बार धूम्रपान कैसा लगता है। क्या हो सकता है उसे आदत लग जाए, हो सकता है उसे कोई बीमारी हो जाए उस वजह से। तो इन सारी चीजों का भी ख्याल रखना जरूरी है। बिल्कुल नेहा, तुम ठीक कह रही हो। क्या होता है ना कि बच्चे जो होते हैं वो बड़ों का अनुसरण करते हैं। जब वो अपने बड़ों को ये करते हुए देखते हैं तो उन्हें लगता है कि जब बड़े लोग ये कार्य कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, फिर हम भी कर सकते हैं। तो पहले तो वो माता पिता से छुप करके और अपने दोस्तों के बीच और छुपते छुपाते करते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब और उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं तो वो सभी के सामने भी करने लगते हैं। और बचपन से ही जब ये आदत पड़ जाती है तो पैसों की अगर कमी उन्हें आती है तो वो चोरी करना भी सीख जाते हैं, क्योंकि किसी भी तरह से वो अपना शौक पूरा करना चाहते हैं। माता पिता से मांगेंगे पहले, तो अगर उन्होंने दे दिया तो ठीक, और नहीं दिया तो इधर से उधर से कहीं से भी वो पैसों का जुगाड़ करने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिला के ये सारी बात एक चेन की तरह से जुड़ी हुई है कि एक बुराई के साथ अनेक बुराइयां जुड़ी हुई है। तो सबसे पहली बात ये कि हम वहीं से अगर उसका अंत कर दें कि जब हमें पता है कि धूम्रपान से इतने नुकसान होते हैं तो हम सबको इससे बच करके रहना चाहिए। और महिलाओं के विषय में तो हम ये कहना चाहेंगे कि अगर महिला के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी अगली संतति को जन्म देती है। तो जब महिलाएं गर्भवती होती है उस समय अगर या तो वो खुद धूम्रपान करे या उनके घर में कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है तो वो जो धुआं उनके शरीर में प्रवेश करता है उससे उन्हें तो नुकसान होता ही है, साथ में जिस बच्चे ने अभी जन्म भी नहीं लिया है उसके भी स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा असर होता है। तो इसके लिए भी इससे बचना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और
अगर मान लीजिए किसी के घर में कोई धूम्रपान नहीं कर रहा, फिर भी बच्चे जब किशोरावस्था में जाते हैं तो वो अपने साथियों के साथ कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए कॉलेज की ट्रिप में जा रहे हैं या कॉलेज में लोगों से मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि उनके कोई साथी हो जो धूम्रपान कर रहे हो, और कई बार वो उकसावे में कि भाई तुम छोटे हो क्या, इस तरह के कुछ ताने देते हैं उन्हें या कुछ ऐसी चीजें कहते हैं जिससे वो उकसावे में आ जाते हैं और फिर भी वो धूम्रपान करने लगते हैं। तो इस बात पर भी नजर रखना है कि जो आपका किशोर बच्चा है वो कैसा रह रहा है, उनकी जो संगत है वो किस तरह की है, कि क्या वो धूम्रपान करते हैं, क्या वो इसे इस तरह से उकसाते हैं कि भाई बहुत से ताने दे के भी तुम छोटे हो, तुम नहीं कर सकते हो क्या, बच्चे हो क्या, इस तरह की बातें कही जाती हैं। हाँ। तो वो एक हो जाता है कि नहीं हम करके दिखा देंगे। तो वो जो एक जोश होता है, युवा जोश जो होता है, वो गलत जगह भी जा सकता है और सही जगह भी जा सकता है। यानी उस कि समय भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। घर में भले ही कोई बड़ा व्यक्ति नहीं करता, लेकिन फिर भी बच्चे जब स्कूल जाते हैं, स्कूल से फिर कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ बहुत सारे बच्चों के संपर्क में आते हैं, और जब संपर्क में आते हैं तो वहाँ बच्चे अलग अलग परिवेश से आए हुए रहते हैं, किसके क्या विचार होते हैं, किसकी क्या आदतें होती है, और एक दूसरे से दोस्ती में जब बातचीत होती है तो वो जो आदतें होती है लग जाती है, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को। तो माता पिता को इस बात का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है, खास तौर पर जब बच्चा जो है वो युवा अवस्था में प्रवेश करने लगता है, यानी 9वीं 10वीं में आ जाता है, और उसके बाद जब वो कॉलेज में जाने की उसकी शुरुआत होती, तो ये जो उम्र होती है बच्चों की एक टर्निंग पॉइंट की तरह होती है। उनका पूरा जो जीवन है वो ही एक दूसरी दिशा की तरफ जा रहा होता है। ऐसे में क्या होता है कि थोड़ी समझदारी आ जाती है, लेकिन पूरी समझदारी अभी आई नहीं है। तो ये जो अवस्था होती है, इसमें माता पिता को बच्चों की तरफ ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखते रहें उनकी आदतों के बारे में, उनकी जरूरतों के बारे में। अगर ऐसा लगता है कि बच्चे को अचानक बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत लगने लगी है, बच्चा अकेला रहना ज्यादा पसंद करने लगा है, दोस्तों में ज्यादा जाने लगा है, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, इस तरह के कुछ बदलाव बच्चे में जरूर दिखाई देते हैं, तो माता पिता को इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि जब भी ऐसे छोटे मोटे भी कोई बदलाव आए तो उन्हें देखें और इन बातों का निपटारा समझदारी से करें। ऐसा ना हो कि आपने बच्चे को कभी कहीं दोस्तों के साथ धूम्रपान करते हुए देख लिया और घर में बुलाया और दे उसकी पिटाई करना शुरू कर दिया। ये अगर आपने कदम उठाया तो बच्चे का और ज्यादा बिगड़ना निश्चित है। तो ऐसे जो नाजुक मामले होते हैं उन्हें बड़ी समझदारी से जो है उनको टैकल करना पड़ता है, निपटाना पड़ता है। हाँ, और अगर किसी को धूम्रपान की आदत हो गई है, किसी तरह से एक आदत हो जाती है, तो उस कुछ वक्त के बाद अगर वो नहीं धूम्रपान नहीं करते तो उन्हें एक अलग सी कह सकते हैं भावना उनके अंदर आती है और अलग सा महसूस होता है, तो वो फिर धूम्रपान की ओर जाते हैं। तो इसे छुड़ाने के भी कई तरीके हैं, कई ऐसे संस्थान हैं जहां आप जा सकते हैं और धूम्रपान छुड़ाने के वो एक महीने का कोई कोर्स होता है या 15 दिन का होता है, इस तरह से एक लंबी अवधि के लिए वो कुछ आपको इस तरह से रखा जाता है कि जिससे आपकी जो धूम्रपान करने की आदत है वो धीरे धीरे छूटने लगती है। तो एक बार अगर आपने ठान लिया तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं अगर आपको आदत है। लेकिन आप अपने परिवार के अच्छे के लिए इसे छोड़ना चाह रहे हैं तो आप उस ओर भी कदम बढ़ा सकते हैं, और आज का दिन तो सबसे बेहतर है उसके लिए। बिल्कुल। अगर पहली बात तो ये कि कोशिश करें कि ऐसी आदत लगे ही ना, लेकिन अगर किसी कारण से ऐसी आदत हो ही गई है तो आज ही ठान लें कि इस आदत को हमें अब छुड़ाना है और इसके लिए प्रयास करना है। और प्रयास करने के लिए बहुत सारी ऐसी संस्थाएं अब आगे आ चुकी हैं और ऐसा वो काम कर रही है कि जो भी इन आदतों से ग्रसित है उन्हें वहां ले जाया जाता है, कुछ दिन रखा जाता है और उनकी आदतों में बदलाव करने के लिए जो भी कार्य होते हैं, जो प्रयास होते हैं वो करते हैं। तो थोड़ा सा प्रयास हमें खुद भी आगे रह करके करना पड़ेगा, तभी बदलाव आने की संभावना नजर आएगी। तो मतलब बस मन को मजबूत करना है कि हमें ये काम करना है और हम ये कर सकते हैं अपने परिवार के लिए, खुद के स्वास्थ्य के लिए, और एक बार ठान लिए तो उसके बाद तो इंसान कुछ भी कर सकता है। हाँ, और परिवार की आर्थिक स्थिति पर इन बातों का बहुत असर होता है नेहा, कि घर में इनकम जो होती है वो फिक्स होती है कि भाई 20,000 40,000 50,000 जो भी हम कमाते हैं, लेकिन खर्चे अगर हम बढ़ाते चले जाएंगे तो परिवार की आर्थिक स्थिति डामाडोल होने लगती है। और कई बार तो इतनी इनकम होती भी नहीं, इतनी आमदनी होती भी नहीं है, लेकिन फिर भी शौक पूरा करने के लिए हम जहाँ जरूरी चीजें वहां खर्च नहीं करके अपने शौक पर जब खर्च करते हैं तो परिवार में भी तनाव की स्थिति हो जाती है, क्योंकि घर की महिला कहेगी कि मुझे घर के खर्चों के लिए पैसों की जरूरत है, बच्चे कहेंगे स्कूल की फीस भरनी है उसके लिए या ड्रेस बनवानी है उसके लिए, लेकिन
लेकिन जब पैसे नहीं होते हैं तो घर में लड़ाई झगड़े होते हैं और एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और जब तनाव होता है तो मानसिक शांति भी बहुत दूर चली जाती है। तो इसके लिए ये सारे जो कारण है ये एक बात की वजह से उत्पन्न होते हैं, यानी कि जो एक जड़ है हमें उसको ही समाप्त करना जरूरी है। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। यही मांगी है दुआएं, फूलों की तरह हम सदा मुस्कुराए। मैंने तो बस यही मांगी है दुआएं, फूलों की तरह हम सदा मुस्कुराए। गाते रहे हम खुशियों के गीत, यूं ही जाए भी जिंदगी हो। देखो दुनिया सदा ही हंसी है। ओ आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। जो मिले हैं तो दिल को यकीन है, धरती पे स्वर्ग जो है तो यही है। हम जो मिले हैं तो दिल को यकीन है, धरती पे स्वर्ग जो है तो यही है। भूले से भी हम आए ना वहाँ, प्यार है जहाँ बंदगी हो। आती रहेंगी बहारें,
सदा ही हंसी है। ओ आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। ला 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 नेहा, बहारें आएंगी भी जाएंगी भी, लेकिन अगर हम उन्हें महसूस कर सकें तो ये बड़ी बात है कि और किस तरह से महसूस करें, हमारा तरीका क्या है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है जीवन में, है ना। बिल्कुल। तो बहारों को अगर हमने महसूस नहीं किया तो उनका आना और जाना हमें कब हुआ ये पता ही नहीं चलेगा। दिन बीतते जाएंगे, कुछ पता ही नहीं चलेगा। हाँ, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि महिलाओं ने जहाँ आजादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वही रानी लक्ष्मीबाई आज भी उदाहरण बनी हुई है। स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध 1857 में रानी लक्ष्मीबाई जी के नेतृत्व में लड़ा गया। ऐसी नारी को हम शत शत नमन करते हैं। महिला और आजादी आज का चिंतन भी है, मनन भी है। महिलाएं जहां आज पहले से ज्यादा आजाद हैं, वहीं स्वावलंबी भी। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपना झंडा बुलंद कर रही हैं। शक्ति का यह रूप जो नारी के रूप में हमें प्रकृति ने प्रदत्त की है, उसका कोई मूल्य नहीं। अनमोल शक्ति है नारी। नारी के बिना संपूर्ण संसार, संपूर्ण जीवन अधूरा है। और नारी के विषय में ही हमारे एक और श्रोता ने लिख भेजा है कुछ। हाँ। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि हमारे एक और श्रोता ने ये लिखा है कि उन्हें पान मसाला खाने की आदत थी और 12 साल पहले उन्होंने ठान लिया था कि वो इसे नहीं खाएंगे और उसके बाद से उन्होंने कभी उसे हाथ भी नहीं लगाया। वाह, क्या बात है। ये बड़ी अच्छी बात है कि भाई आदत कभी कभी हो जाता है, गलत आदत लग जाती है, लेकिन उसके बाद हमारे अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए या इतनी संकल्प शक्ति होनी चाहिए कि उसे छुटकारा पाने के लिए हम पूरी कोशिश करें। बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे देश की घटना में सभी नागरिक को समान अधिकार दिए हुए हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। लेकिन ये मानना है कि इस पुरुष प्रधान संस्कृति में आज भी महिलाओं के अपने अधिकार से उन्हें समाज ने वंचित रखा है। आज हर क्षेत्र में महिला कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है, चाहे वो संरक्षण हो, हेल्थ हो, अंतराल हो या साइंस का कोई आविष्कार हो। हर क्षेत्र में अपना परचम लहराती है। आज महिला डॉक्टर, वकील, जज और पायलट है, डीजल इंजन का ट्रेन चलाती है। लेकिन समाज ये मानने को तैयार नहीं कि आज भी पुरुषों के जैसी आजादी महिलाओं को नहीं मिलती है। देश की घटना ने तो महिलाओं को आजादी दी है, लेकिन ऐसा उनका मानना है कि सबका ये फर्ज बनता है कि मन से उन्हें आजादी दें, महिलाओं को मन से आजादी दें। और महिला अगर सच में आजाद हो जाएगी तो कहते हैं कि जहां नारी की पूजा की जाती है वहां लक्ष्मी का वास होता है। तो उनका ये कहना है कि महिलाओं को वो सम्मान और वो साथ दिया जाए ताकि वो अपने क्षेत्र में जो आगे बढ़ना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, वो आजादी उन्हें मिले। बिल्कुल। वैसे तो आजादी के मायने जो होते हैं वो सभी के लिए अलग अलग होते हैं। किसको किस बात में आजादी लगती है, किसी को किस बात में आजादी लगती है, लेकिन एक मोटे तौर पर देखा जाए तो बात सीधे सीधे सम्मान से जुड़ी हुई है। एक इंसान होने के नाते, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, जो भी हो, इंसान होने के नाते सभी को अपना एक उचित सम्मान मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन स्त्रियों के बारे में कई बार जो देखने में आता है वो है उनके काम को बिल्कुल इस तरह से समझा जाता है कि उन्होंने किया तो क्या, नहीं किया तो क्या, करना चाहिए था उन्हें, कर लिया तो क्या हो गया। तो हर तरीके से ऐसा समझा, उनके काम को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। ये एक बात है। दूसरा, जब सम्मान की बात आती है तो पुरुषों का तो अपना सम्मान जो है बड़ा जबरदस्त होता है, लेकिन जब स्त्री को सम्मान देने की बात आती है तो उन्हें लगता है कि इनको सम्मान की कोई आवश्यकता ही नहीं। उनके मन को समझने का कभी कोई प्रयास ही नहीं करता है, उनके सुख दुख को समझने का कोई प्रयास नहीं करता, उनके दिल की बात को जानने का कभी, घर में ज्यादातर ऐसा होता है, हम सब जगह की बात नहीं कहेंगे लेकिन ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि उनके मन को समझने का कोई प्रयास ही नहीं करता है। एक बेटी जब पैदा होती है तभी से उसका संघर्ष शुरू हो जाता है। घर में ही अगर एक बेटी हुई तब तो ठीक है, अगर दूसरी या तीसरी बेटी हो गई तब तो घर में ही घमासान शुरू हो जाता है कि लड़कियां पैदा हो गई, इनकी जरूरत नहीं थी, लड़का होना चाहिए था। तो जो ये एक भेदभाव वाली जो बात है ये घर से ही, उसके जन्म लेने से ही शुरू हो जाती है, जो अंत तक ये यात्रा चलती रहती है। और अगर परिवार ये बात नहीं कह रहा है तो मान लीजिए परिवार एक अलग विचारों वाला है, लेकिन रिश्तेदार होते हैं बहुत से। हमारा परिवार एक तरह से कह सकते हैं, छोटा परिवार तो एक होता ही है और एक बड़ा परिवार भी हमारा होता है। जहाँ हमारा मिलना जुलना होता है, मेल मिलाप होता है, वहां हमें बार बार बातें सुनने मिलती हैं। फिर चाहे वो बहू हो या बेटी हो, हर एक को कुछ ना कुछ बातें सुनने मिलती कि भाई
कह सकते हैं कि जब छोटे होते तब से ही कहा जाता है कि भाई तुम्हें दूसरे घर जाना है, तो एक ट्रेनिंग शुरू हो जाती है बचपन से कि तुम्हें दूसरे घर जाना है, तो तुम्हें ऐसा नहीं बैठना है, या तुम्हें इस तरह से नहीं करना है, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें ऐसे पानी नहीं पीना है, या तुम बाकी लोगों को कुछ दे दो उसके बाद तुम खाओ। तो ऐसी बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो ट्रेनिंग एक तरह से बचपन से शुरू रहती है, क्योंकि तुम्हें दूसरे के घर जाना है। और दूसरे घर जाके उन्हें क्या पता चलता है कि भाई आपका ये घर नहीं है, आप उधर से आई, आपके घर में ये आपको बताया गया, तो वो भी एक हो जाता है कई बार। बिल्कुल। और जब आज़ादी की बात आती है तो जैसे बच्ची जब छोटी होती तभी से लड़के दिन भर बाहर खेलेंगे चलेगा, लेकिन लड़कियां बाहर खेलेंगी तो घर वालों को ये गवारा नहीं है और कहते हैं दिन भर उछलती कूदती रहती हो, दिन भर खेलती रहती हो, घर का काम कब सीखोगी, चलो घर में बैठो, चुपचाप बैठो। इस तरह के जो भावना है कि बच्चों को खेलने का बाहर पूरा अधिकार है, लेकिन लड़कियों को ये अधिकार नहीं है। तो यहाँ थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा कि जब बच्ची है वो घर में, तो जैसे लड़का है वैसी ही लड़की है, बच्चों का मन एक सा ही होता है, सभी का मन करता है बाहर खेलने को अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने साथियों के साथ में, तो उनको भी उतना ही महत्व दे उनके खेल को, और शारीरिक रूप से उनका भी उतना ही मतलब ठीक रहना जरूरी है। जब बच्चे खेलते कूदते हैं, बाहर जाकर के भागा दौड़ी करते हैं, तभी उनका शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो ठीक बना रहता है। तो ये दोनों के लिए उतना ही आवश्यक है। इसके बाद बात आती है खान पान की, तो खान पान को भी लेकर के घर में बड़ा ये होता है कि भाई लड़के को अच्छा खाना दो, जरूरी है उसके लिए, लेकिन जब लड़कियों की बात आती है तो खान पान की तरफ हम इतना ध्यान नहीं देते। फिर वही बात आती है शिक्षा की, तो शिक्षा में भी यही होता है कि लड़कों को अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, जहाँ जिस स्कूल का बड़ा नाम है, जहाँ मोटी फीस है, वहां जाकर के पढ़ाएंगे तो हमारा बच्चा कुछ विशेष कुछ कर पाएगा। लेकिन जब लड़कियों की बात आती है तो ये कि हाँ ठीक है, पढ़ लिया थोड़ा बहुत तो ठीक है, वरना कोई ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। हालांकि अब इन बातों में बहुत कुछ बदलाव आया है, पहले वाली स्थिति अब नहीं है, बहुत बदलाव आया है, लेकिन अब भी कुछ बदलाव आना बाकी है। बिल्कुल, वो कहते हैं कि जैसे हम अपनी माओ को या जो इससे पहले की जो पीढ़ी होती है उससे जो दूसरी पीढ़ी होती है वो हमेशा थोड़ा आगे जाती है, कुछ क्रांतिकारी करती, कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाती है। जैसे पहले मान लीजिए अभी रेल का इंजन चलाती हैं, इस तरह की जो बातें हमारे श्रोता ने भी लिखी, तो वो अब उन्होंने सोचा कि क्यों इस क्षेत्र में हम क्यों नहीं जा सकते, तो हमें जाना चाहिए। तो अब वो धीरे धीरे फिर उस क्षेत्र के लोग जो हैं वो भी उनके लिए वो सुविधाएं हो रही हैं कि हाँ अब लड़कियां भी आ रही हैं तो इस तरह से ये सुविधाएं होनी चाहिए। जैसे कहीं भी जब महिलाएं जा रही हैं तो पहला कदम बढ़ाना, तो कौन ऐसा है जो पहला कदम बढ़ाता है, फिर उसको पूरा परिवार का एक सपोर्ट मिलना चाहिए, उसे साथ मिलना चाहिए कि नहीं आप जा सकती हैं। कई बार तो परिवार का साथ नहीं मिलता है तो भी एक बागी तेवर अपना के चली जाती हैं कि कुछ कर दिखाएंगे, कुछ नाम कमाएंगे, और उसके बाद परिवार का साथ मिल जाता है उन्हें। लेकिन वो जो एक यात्रा होती है परिवार के साथ, वो थोड़ी आसान हो जाती है कि पीछे से हमें एक सहयोग है कि हमारा परिवार हमारे साथ है। बिल्कुल, परिवार का साथ होना बहुत जरूरी है, लेकिन जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है, परिवार भी अगर साथ ना दे तब मुश्किलें और बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और जब आगे बढ़ने की दिशा में कई बार असफलताएं भी हाथ लगती है। ऐसा तो नहीं है कि जो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है हमेशा उसे सफलता मिल ही जाए, लेकिन जब असफलता मिलती है तब घर के लोगों को बोलने के लिए और एक मौका मिल जाता है कि देखो हमने तो पहले ही कहा था, लड़की होकर के इसने ऐसा किया वैसा किया, तो ये तो होना ही था। फिर उस के बाद तो ये कारण हो जाता है। कई बार लड़कियां अगर किसी परेशानी में है, किसी मुश्किल में है, कहीं गई है अकेले और वो अपने दम पर कुछ करने चली गई है, कुछ परेशानियों का सामना अगर उन्हें करना पड़ रहा है तो वो अपने परिवार में नहीं बताती। उन्हें लगता है अगर बताया तो सीधा कहा जाएगा भाई वापस घर आ जाओ, आपको जाना नहीं था, हमने मना किया था। तो ये वापस नहीं जाना, इतनी मुश्किलों से आगे बढ़े तो आगे ही बढ़ना है, पर सहयोग नहीं है, इस वजह से उन्हें परेशानियां भी अकेले उठानी पड़ती हैं। बिल्कुल, तो हम ये कहेंगे कि सभी का समान अधिकार होता है और आजादी सभी को प्रिय है, कि स्त्री भी ये चाहती है कि वो उन्मुक्त गगन में अपनी उड़ान भरे, जब जहाँ आने जाने की वो इच्छा रखती है। थोड़े से जो दायरे होते हैं उनका ख्याल हम सभी को रखना चाहिए, लेकिन उस दायरे में रह करके आजादी हम सभी की परम आवश्यक चीज है। तो घर में भी रहे तो वो आजादी से जिस तरह से वो जब खाना चाहती है, जो खाना चाहती है, जो बनाना चाहती है, जिस तरह के कपड़े वो पहनना चाहती हैं, या फिर जिनसे मिलना जुलना चाहती है, जिसे पुरुष भी अपनी इच्छा अनुसार
हर जगह पर, जैसा कि हमने कहा है कि एक दायरा तो होना आवश्यक है ही, लेकिन दायरे में रह करके कोई भी काम जो स्त्री करना चाहती है उसकी आजादी उसे मिलना चाहिए। देखिए मंजू जी, अभी हमने बात की कि महिलाओं को भाई आजादी देनी चाहिए, मन मुताबिक कहने देना चाहिए जो कहना चाहते हैं। तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि भाई समान अधिकार हर जगह नहीं है। अच्छा। आगे उन्होंने लिखा है कि सखी सहेली में पुरुष उद्घोषक पेश नहीं करते क्योंकि प्रोग्राम तो दोनों का है। तो प्रोग्राम सखी सहेली है ना। हाँ, लेकिन सुनते तो सभी हैं। और अब जब हम फेसबुक के माध्यम से अपने श्रोताओं से जुड़ गए हैं तो हमारे कई सारे पुरुष श्रोता जो हैं वो कमेंट करते हैं, अपने मन की बात लिखते हैं और उनके कमेंट को तो हम शामिल करते ही हैं, है ना। कितने तो सारे अब दोनों का हो गया ये प्रोग्राम। हाँ, तो प्रोग्राम आप सभी का है। और जैसा कि इस गाने में हमने सुना कि आजाद पंछी जो है किस तरह से उन्मुक्त गगन में उड़ना चाहते हैं, वैसे ही हर व्यक्ति का मन होता है एक उन्मुक्त गगन में उड़ने का और आजादी से रहने का, क्योंकि अपनी आजादी सभी को प्रिय होती है। तो इसके लिए हमें किसी को भी, जिस तरह से हम हमेशा कहते हैं कि एक पंछी को हमें पिंजरे में कैद करके नहीं रखना चाहिए, उसी तरह से ये बात व्यक्ति के ऊपर भी लागू होती है। और हम तो ये बात कह सकते हैं कि भाई सभी हमारे साथ में शामिल हैं, और अगर
महिलाओं की जो आजादी की हमने बात की या उनको मन मुताबिक काम करने के लिए हमने कहा, तो अगर ऐसा होगा ना तो घर का वातावरण बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारे पुरुष साथी जो हैं उन्हें बहुत फायदा होने वाला है। तो ठीक है, चलो देखते हैं कि अब हमारा जो पुरुष होता है वो इस बारे में आगे उनको कितना फायदा हुआ वो हमें लिख करके भेजेंगे। लेकिन फिलहाल हमारी नजर जो है वो घड़ी की तरफ है और घड़ी की सुइयों ने हमें इशारा कर दिया है कि आज का प्रोग्राम हम यहीं समाप्त करते हैं। अब आज्ञा दीजिए आप सभी को। मंजू द्विवेदी और नेहा शर्मा का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।